अब आगे चलिए, आगे पढ़ाते हैं नया चैप्टर ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी या इसको कहते हैं ऊष्मा रसायन। ऊष्मा रसायन या कर लेना बीच में। थर्मोडायनामिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री। ये रसायन विज्ञान की वह शाखा है, अगर एक तरीके से कहें तो भौतिक रसायन की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं के ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन और संबंध का अध्ययन किया जाता है। जैसा आप जानते हैं, ऊर्जा के बहुत सारे रूप होते हैं। आपने बहुत तरह की ऊर्जाएं पढ़ी होंगी, जैसे गतिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा है, पवन ये जो सौर ऊर्जा है, वायु भी एक तरीके की ऊर्जा है, प्रकाश भी एक तरीके की ऊर्जा है। तो ऊर्जा के बहुत सारे रूप होते हैं। इसी तरीके से ऊष्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा होती है। क्या होती है? ऊर्जा होती है ऊष्मा भी, जिसको ऊष्मा ऊर्जा कहते हैं। तो देखिए, ये भौतिक रसायन की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं के ऊष्मा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन और संबंध का अध्ययन किया जाता है। वह कहलाती है ऊष्मागतिकी या ऊष्मा रसायन। जैसे मैं आपको बताऊं, ये समीकरण है, मान लीजिए कोई भी A + B = C + D। ये ऐसे माने या ऐसे माने, किसी भी तरीके से मान लें, इसका मतलब बराबर होता है। इसका मतलब A और B क्या है? अभिकर्मक यानी रिएक्टिंग सब्सटेंस, और C और D क्या है? उत्पाद यानी क्रियाफल, प्रोडक्ट। प्रत्येक रासायनिक पदार्थ के अंदर उसके अस्तित्व के लिए ऊर्जा की एक कम से कम मात्रा उपस्थित होती है, और वो कहलाती है उसकी आंतरिक ऊर्जा। क्या कहलाती है? आंतरिक ऊर्जा। जैसे थोड़ी देर के लिए मैं आपको बताऊं कि ये C + O2 = CO2। अगर हम 1 मोल कार्बन को 1 मोल ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे तो 1 मोल CO2 उत्पन्न होगी, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होगी। 1 मोल का मतलब है जितना इसका क्या है, इसका 1 मोल से मतलब कितने का है? 2 × 16 यानी 32 ग्राम, जितना इसका अणुभार है। इसका सूत्र C है, ये 12 ग्राम से तात्पर्य है। तो 12 ग्राम कार्बन यानी 1 मोल कार्बन को 1 मोल ऑक्सीजन में यानी 32 ग्राम ऑक्सीजन में पूर्ण रूप से जलाने पर 12 + 2 × 16 अर्थात 24 ग्राम CO2 उत्पन्न होती है। हाँ, 44 ग्राम CO2 उत्पन्न होती है। तो आप देखेंगे कि इन दोनों का भी द्रव्यमान कितना है? 44 ग्राम रिएक्टिंग सब्सटेंस का, और प्रोडक्ट का भी कितना है? 44 ग्राम। ठीक है। अब 44 ग्राम क्रियाकारक पदार्थ ने क्रिया करके और प्रोडक्ट कितना दिया? 44 ग्राम ही। इसमें हीट भी उत्पन्न होती है, ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। वो होती है 94,300 कैलोरी, या कैलोरी लिख दो। 94,300 कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो देखिए, जितना ये क्रियाकारक पदार्थ है उतना ही क्रियाफल पदार्थ बन गया। तो फिर ये 94,300 कैलोरी ऊष्मा, जो कि एक तरीके से ऊर्जा है, ये कहाँ से उत्पन्न आई? यही उसकी क्या कहलाती है? आंतरिक ऊर्जा। किसकी? कार्बन की। अगर ये आंतरिक ऊर्जा नहीं होगी तब वो कार्बन नहीं है। आप कोयले को जलाने पर ही तो ऊष्मा उत्पन्न होती है, मिट्टी को जलाने पर ऊष्मा उत्पन्न थोड़ी होती है। यानी अगर ये ऊष्मा नहीं होगी
तो वो कार्बन नहीं होगा, और अगर ये ऊष्मा नहीं होगी अर्थात आंतरिक ऊर्जा नहीं होगी तो वो कार्बन भी नहीं होगा। समझ आ रहा है? तो ये वो अतिरिक्त मात्रा है जो कार्बन के एक मोल में उसके अस्तित्व के लिए उपस्थित है, तो ऐसी ऊर्जा कहलाती है आंतरिक ऊर्जा। तो माना इस समीकरण में मैं जो समझा रहा हूं आपको a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी, इन सभी पदार्थों की माना आंतरिक ऊर्जा स्मॉल a स्मॉल b ऐसे ही रहने दे बिना ब्रैकेट के, और इसकी स्मॉल सी और इसकी स्मॉल डी है। ठीक है, तो ऐसी संभावनाएं हो सकती हैं कि या तो a प्लस बी इनकी आंतरिक ऊर्जाओं का योग बिल्कुल बराबर हो सकता है C प्लस डी की आंतरिक ऊर्जाओं के योग की, ये संभावना हो सकती है। दूसरी संभावना क्या हो सकती है कि A प्लस बी इनकी आंतरिक ऊर्जाओं का योग अधिक हो सकता है, किससे? C प्लस डी से। और तीसरी संभावना क्या है? A प्लस बी इसकी आंतरिक ऊर्जा का योग कम हो सकता है C प्लस डी अर्थात क्रियाफल पदार्थों की आंतरिक ऊर्जा के योग की। यही तीन संभावना तो हो सकती है। तो इनके आधार पर इसको हम दूसरे रूप से समझा सकते हैं कि अभिकारक पदार्थों की आंतरिक ऊर्जा का योग क्रियाफल पदार्थों की आंतरिक ऊर्जा के योग के बिल्कुल बराबर है। इसमें अभिकारक पदार्थों की आंतरिक ऊर्जा का योग अधिक है और क्रियाफल पदार्थों की आंतरिक ऊर्जा का योग कम है। ठीक है, बी में मान लो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। थर्ड में क्या ऑप्शन हो सकता है? क्या है कि A प्लस बी अर्थात अभिकारक पदार्थों की आंतरिक ऊर्जा का योग कम है, किससे? क्रियाफल पदार्थों की आंतरिक ऊर्जा के योग से। तो इन तीन संभावनाओं के आधार पर ही सामान्यतः जो रासायनिक अभिक्रिया होती हैं वो ऊर्जा परिवर्तन के दृष्टि से या ऊष्मा परिवर्तन की दृष्टि से इन्हीं तीन प्रकार की होती है। कहीं कहीं आप किताबों में देखेंगे तो वो दो प्रकार की बता देते हैं, एक तो वो जिनमें ऊष्मा उत्पन्न होती है और एक वो जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती है। लेकिन एक वो भी तो है जिनमें ऊष्मा ना तो उत्पन्न होती है और ना ही अवशोषित होती है। तो ये तो इनमें किसी भी प्रकार की ऊष्मा का परिवर्तन नहीं होता है। पहले केस में जिनमें आंतरिक ऊर्जाओं का योग बिल्कुल बराबर होता है दोनों तरफ। दूसरा केस क्या है कि इसमें अभिकारक पदार्थों की आंतरिक ऊर्जा का योग क्रियाफल पदार्थों की आंतरिक ऊर्जा के बिल्कुल बराबर होता है। नहीं, बराबर नहीं, दूसरे केस में अभिकारक पदार्थों की आंतरिक ऊर्जा का योग क्रियाफल पदार्थों की आंतरिक ऊर्जा के योग से अधिक होता है। तो जिसमें अभिकारक पदार्थों की आंतरिक ऊर्जा का योग अधिक होता है उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्या होती है? ऊष्मा उत्पन्न होती है। और इस तरह की अभिक्रियाओं को कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और तीसरे तरह की ये है कि जिनमें अभिकारक पदार्थों की आंतरिक ऊर्जा का योग कम होता है क्रियाफल पदार्थों की आंतरिक ऊर्जा के योग से, अर्थात इनमें ऊष्मा अवशोषित होती है, अवशोषित होती है। और ये अभिक्रिया कहलाती हैं ऊष्माशोषी। अवशोषित होना मीन्स एब्जॉर्ब करना। एक तो वो हुई जिनमें ऊष्मा उत्पन्न हुई और एक हुई जिनमें ऊष्मा अवशोषित हुई। उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, आप सभी ज़्यादातर किसानों के बच्चे होंगे, आप एक गिलास में पानी लेना और उसमें 2 चम्मच यूरिया डालना। पहले उस गिलास को बाहर से टच करके देखना, अपने हाथ के बाहरी साइड से या अपने चिक्स पे लगा के देखना आप उसको। जब आप देखेंगे तो आपको नॉर्मल टेम्परेचर लगेगा पानी का। अब आप उसमें 2 चम्मच यूरिया डाल कर देखना कि वो गर्म होता है या ठंडा होता है। आप पाएंगे कि पानी ठंडा हो जाएगा। तो कैसा हुआ वो रिएक्शन? उसमें ऊष्मा उत्पन्न नहीं हुई, उत्पन्न होती तो वो गर्म हो जाता। कैसी हुई? अवशोषित हुई। ऊष्मा नष्ट हुई एक तरीके से, उसमें उत्पन्न हुई तो उसमें नष्ट हुई, अवशोषित हुई। समझ आ गया?
अब दूसरा एक्सपेरिमेंट, यदि आप जो चूना होता है उसमें पानी डालते हैं तो वो आपने देखा होगा कि भाप उड़ने लगती है, इतना गर्म कर देता है, तो उसमें उष्मा उत्पन्न हो रही है। उत्पन्न होने वाली, जिसमें उष्मा उत्पन्न होती है, उन अभिक्रियाओं को कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, और जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है उसको कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऐसे पदार्थ जिनसे ऊष्मा उत्पन्न होती है वो कहलाते हैं ऊष्माक्षेपी पदार्थ या ऊष्माक्षेपी यौगिक, और जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती है वो कहलाते हैं ऊष्माशोषी पदार्थ या ऊष्माशोषी कंपाउंड पदार्थ, कंपाउंड यौगिक। या पदार्थ में तो सभी आ जाएंगे। तो एक बार फिर ध्यान से दीजिए कि आंतरिक ऊर्जा के दृष्टि से जो रासायनिक अभिक्रिया होती हैं ऊष्मा परिवर्तन के हिसाब से कितने प्रकार की होती हैं? ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। ज़्यादातर अध्ययन हम करते हैं किसका? जिनमें ऊष्मा उत्पन्न होती हो या जिनमें अवशोषित होती हो, इन 2 प्रकार की क्रियाओं का ही अध्ययन करते हैं। तो एक बार फिर समझ लीजिए इसको, ऊष्मा गतिकी या ऊष्मा रसायन, भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं के ऊष्मा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन और संबंध का अध्ययन किया जाता है, वह शाखा कहलाती है ऊष्मा गतिकी या ऊष्मा रसायन। जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि C+O2 = CO2, इस अभिक्रिया में हीट भी उत्पन्न होती है। 1 मोल कार्बन को अर्थात 12 ग्राम कार्बन को 1 मोल ऑक्सीजन में अर्थात 44 ग्राम ऑक्सीजन में जलाने पर 1 मोल CO2 अर्थात 44 ग्राम CO2 उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया में 94,300 कैलोरी ऊष्मा और उत्पन्न होती है। तो ये कहाँ से आई? जबकि आप देख रहे हैं कि जितने अभिकारक पदार्थ हैं उतना ही क्रियाफल पदार्थ है। इसका मतलब ये उसमें अतिरिक्त मात्रा में मौजूद है उसके अंदर, और यदि ये नहीं होगी अतिरिक्त मात्रा में मौजूद तो फिर उस पदार्थ का कोई अस्तित्व नहीं होगा। तो ये जो ऊर्जा है ये कहलाती है उस पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा, या इसको इंटरनल एनर्जी या इंट्रिंसिक एनर्जी, इसी को रासायनिक ऊर्जा, और रासायनिक ऊर्जा को क्या कहेंगे? केमिकल एनर्जी। तो बहुत सारे नाम हैं इसके, अभी अभी जो मैंने बताया। क्या कहते हैं मुख्य रूप से साइंटिफिक लैंग्वेज में? आंतरिक ऊर्जा या इंट्रिंसिक एनर्जी। आंतरिक को इंटरनल भी कह देते हैं, तो इसको इंटरनल एनर्जी भी कह देते हैं। और रासायनिक ऊर्जा भी यही है, और रासायनिक ऊर्जा को क्या कहेंगे? केमिकल एनर्जी। इसको यू से प्रकट करते हैं। तो फिर समझ लीजिए एक बार कि किस तरह डिफाइन करेंगे आंतरिक ऊर्जा को, कि प्रत्येक पदार्थ के अंदर मौजूद वो अतिरिक्त ऊर्जा जो उस पदार्थ के अस्तित्व के लिए आवश्यक होती है, उस पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा या इंट्रिंसिक एनर्जी कहलाती है। और इसको किससे प्रकट करते हैं? यू से। ऊष्मा परिवर्तन की दृष्टि से रासायनिक अभिक्रियाएं मुख्यतः किस पर आधारित होती हैं? इसी आंतरिक ऊर्जा के आधार पर। जैसा मैंने अभी समझाया आपको, A+B = C+D, ये लेफ्ट साइड के हैं अभिकारक पदार्थ और ये हैं क्रियाकारक पदार्थ। मान लीजिए इनके आंतरिक ऊर्जाएं क्रमशः a, b, c और d हैं, तो 3 संभावनाएं हो सकती हैं कि अभिकारक पदार्थों की आंतरिक ऊर्जा का योग बिल्कुल बराबर हो सकता है क्रियाफल पदार्थों की आंतरिक ऊर्जा के योग के। ऐसी कंडीशन में ऊष्मा ना तो उत्पन्न होती है और ना ही अवशोषित होती है। दूसरा केस है कि अभिकारक पदार्थों की आंतरिक ऊर्जा का योग अधिक है, किससे? क्रियाकारक पदार्थों की आंतरिक ऊर्जा के योग से। जहां ऐसी कंडीशन होती है उन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण वो अभिक्रिया कहलाती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, और वो पदार्थ जो ऊष्मा उत्पन्न करते हैं वो कहलाते हैं ऊष्माक्षेपी यौगिक या ऊष्माक्षेपी, इंग्लिश में कहेंगे उसको एक्सोथर्मिक कंपाउंड, ऊष्माक्षेपी यौगिक या एक्सोथर्मिक कंपाउंड। तीसरा केस क्या है? जिनमें अभिकारक पदार्थों की आंतरिक ऊर्जा का योग कम होता है क्रियाफल पदार्थों की आंतरिक ऊर्जा के योग के, अर्थात ये कंडीशन है।
जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती है। जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती हैं वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाती हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया या एंडोथर्मिक रिएक्शंस। और जिन पदार्थों में ये होती हैं वो पदार्थ कहलाते हैं ऊष्माशोषी यौगिक या ऊष्माशोषी पदार्थ। इंग्लिश में कहते हैं उनको एंडोथर्मिक कंपाउंड। क्लियर हो गया? तो अब आप ध्यान देंगे तो देखिए, अभी अभी मैंने आपको बताया था कि ऊष्मा परिवर्तन के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं को जनरली दो भागों में अध्ययन करते हैं। तीसरा भाग जो है कौन सा है, जिसमें ना तो ऊष्मा उत्पन्न होती है और ना ही नष्ट होती है। तो इनमें पहली थी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को कहते हैं जिनमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा उत्पन्न होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती हैं, और ऐसे यौगिक कहलाते हैं ऊष्माक्षेपी यौगिक या एक्सोथर्मिक कंपाउंड। इन रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा एच का मान ऋणात्मक होता है। उदाहरण के तौर पर जैसे देखेंगे C+O2 = CO2 प्लस 94,300 कैलोरी। इसके लिए एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा एच का मान माइनस में यानी ऋणात्मक है। कितना? 94,300 कैलोरी। दूसरा एग्जाम्पल है N2 + 3H2 = 2NH3 यानी अमोनिया बनाने की प्रक्रिया। इसमें जो ऊष्मा उत्पन्न होती है 22,300 कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होती है, जो कैसी होती है, जिसका एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा एच कैसा है? ऋणात्मक यानी माइनस में 22,300 कैलोरी ऊष्मा। अब आप देखेंगे नंबर 2 ऊष्माशोषी अभिक्रिया या एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती है वह कहलाती हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया, और वे यौगिक कहलाते हैं ऊष्माशोषी यौगिक या एंडोथर्मिक कंपाउंड। इनके लिए डेल्टा एच एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा एच का मान धनात्मक में होता है। उदाहरण के लिए मैं आपको समझाऊं, जैसे ये है N2 + O2 = 2NO, माइनस में ये है 43,200 कैलोरी। इसके लिए एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा एच का मान धनात्मक में 43,200 कैलोरी होता है। दूसरा एग्जाम्पल जैसे C+S2 C+2S = CS2। क्या नाम है? कार्बन डाइसल्फाइड। ये 19,800 कैलोरी यानी डेल्टा एच धनात्मक में होगा 19,800 कैलोरी। ये इसके एग्जाम्पल हैं। एक बार फिर सुन लीजिए इनको कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती है वे कहलाती हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया, और ऐसे पदार्थ कहलाते हैं ऊष्माशोषी यौगिक अर्थात एंडोथर्मिक कंपाउंड या एंडोथर्मिक सब्सटेंस कहलाते हैं। और इनमें एंथैल्पी परिवर्तन या ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा एच का मान कैसा होता है? धनात्मक होता है।